मैटलैब जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। तो मैटलैब जो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, मैट प्लस लैब। तो मैट जो होता है वो मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म होता है और लैब जो होता है लेबोरेटरी। आप एक ऐसा आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सारे डेटा मैट्रिक्स के फॉर्म में जाएंगे। मैट्रिक्स आप लोग समझते होंगे, आई थिंक सभी लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के हैं तो मैट्रिक्स सबको पता होगा। और ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। जैसे आप लैंग्वेज की जनरेशन बिहार पे अगर आप पढ़ते तो सबसे पहले आपका बाइनरी नंबर आता है जिसमें आप केवल मशीन लेवल लैंग्वेज कर देते जिसमें आप केवल 0 1 के फॉर्म में मशीन को इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। उसके बाद हायर आया था, उसके बाद मिड लेवल, फिर हायर लेवल लैंग्वेज। हायर लेवल लैंग्वेज में क्या है कि आप कोई भी पहले से अपने कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर में जो होता है वहाँ पे आप प्री डिफाइंड वर्ड लिख देते हैं, जिससे अगर आप जैसे सम लिखते हैं कहीं पे तो उसको पता है कि सम का मतलब है कि हमको दो वैल्यूज पता होंगी, उसको हमको ऐड करना है। तो ये हायर लेवल लैंग्वेज में आता है। और अगर आप लोगों ने आर्डुइनो वगैरह कोडिंग की होगी तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या होता है, पहले इंट करके डेटा डिसाइड करना पड़ता है कि डेटा टाइप कैरेक्टर है, डेटा टाइप इंटीजर है, डेटा टाइप डबल है। तो इसमें डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो दैट इज ओके, अगर आप नहीं भी करते तो भी उससे पता चल जाता है कि ये कैरेक्टर कैसा है। ठीक है। और इनिशियलाइज करने के लिए ये अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं। और अगर हम कोई सिंगल वैल्यू इनपुट करते हैं, जैसे सपोज मैंने कहा कि a इक्वल टू 1, तो ऐसा नहीं कि आपने इसको कोई एक वैल्यू सिर्फ प्रोवाइड की है। बेसिकली ये इसका मतलब हुआ कि a जो है एक मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक सिंगल डेटा है और ये हमारा ट्रीट होगा 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स की तरह। क्लियर है। और अगर आपके पास कोई वेक्टर है तो वो आइदर n क्रॉस 1 हो सकता है, 1 क्रॉस n हो सकता है। अगर एक्चुअल में कोई मैट्रिक्स होगी तो वो n क्रॉस m की होगी। क्लियर है इतना। एटलीस्ट एक पर्सन ऐसा हो, आई थिंक शिवम, जो जब मैं कोई बात कंप्लीट करूं तो उसका थोड़ा सा ना एक यस सर या मैं रिप्लाई करे ताकि पता लगे कि हाँ पूरा का पूरा स्टेटमेंट डिलीवर हो गया है, कोई बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं आ रहा है। ठीक है। ओके सर। और इससे बेसिक अगर हम लोग जाएं तो एक चीज मैं आप लोग को दिखाने लेता। हाँ, अगर आप लोग को इंस्टॉल सब में मैटलैब पहले इंस्टॉल हो गया, पहले ही बताइए आप लोग। हेलो। अभी नहीं सर। मैटलैब अभी सबका इंस्टॉल नहीं हुआ है तो कोई रीजन मतलब आपको मिला नहीं या कैसे? मैंने तो कल बोला था कि बच्चों के पास आप ले लीजिए। अंकित शर्मा क्या अमित शर्मा जो भी थे उनके पास पढ़ा था थर्ड ईयर के स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम होगी? अभी तो आज क्लास चलती है, आप देख लीजिए कैसे मिलेगा। शिवम। यस सर। एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए किन बच्चों का भी मैटलैब इंस्टॉल नहीं हुआ है वो एक बार कंसल्ट करें शिवम से। आपके पास है ना शिवम सेटअप फाइल? हाँ सर मेरे पास है। हाँ, कोई कुछ कह रहा है तो मैटलैब सब लोग रन करना जानते होंगे कि मैटलैब का जो आइकन होता है उस पर डबल क्लिक करें। अभी इंस्टॉल वाला प्रोसेस बता दें कि रहने दें? अगर आप लोग इंस्टॉल किए तो आप लोग को तो पता ही होगा। हेलो। हेलो, आवाज जा रही है? सर आवाज आ रही है। एटलीस्ट एक पर्सन कोई भी अपना माइक प्लीज ऑन रखिए। जब भी मैं कोई सेंटेंस कंप्लीट करूँ ना तो उधर से आप रिप्लाई दीजिए यस सर या नो सर जो भी है, कम से कम ये पता लगे हाँ कि सेंटेंस आप तक डिलीवर हो रहा है। ओके सर। हाँ। और ट्यूटोरियल पे चलते हैं। तो ये रहा आपका एडवांटेज। क्या होता है मैटलैब का, इसमें जो भी चीजें हैं वो फास्ट इंप्लीमेंटेशन होती है, डिबगिंग आसान होता है। अभी आप धीरे धीरे सीखेंगे डिबगिंग क्या होती है। डिबगिंग बेसिकली कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रन करते हैं, सिमुलेट करते हैं, एमुलेट करते हैं तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम अकर होता है तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करना स्टेप बाय स्टेप वो डिबगिंग कहलाता है। और नेचुरल मैट्रिक्स ऑपरेशन होता है कि आप जो भी मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा उसमें कॉन्कैटिनेशन आता है, मैट्रिक्स का एडिशन, सम, है ना, तो वो सब आप इसमें देखेंगे। इमेज प्रोसेसिंग हुआ या बहुत सारे डेटा हैं, अब तो ऑप्टिमाइजेशन आ गया, बहुत सारे इसमें फीचर ऐड हो गए, आप इसको इजीली वे में कर सकते हैं। जो हमारा मेन स्टार्ट होता है यहाँ से कि मैटलैब का जो फ्रंट खुल के आता है, ये जो है आपका पुराना मैटलैब का
फ्रेमवर्क है, फिर भी आप एक बार समझ जाइए क्या होता है। कमांड विंडो, देखिए यहाँ पे कमांड विंडो लिखा होगा, जो भी आप टाइप करते हैं वो कमांड विंडो में टाइप करते हैं कमांड। लेकिन कमांड विंडो का एक प्रॉब्लम यह है कि एक बार में आप एक कमांड टाइप कर सकते हैं। अगर आप कई सारे कमांड एक साथ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा, एडिटर विंडो में, ठीक है। वो भी हम बताएंगे एडिटर विंडो कहाँ से खुलती है। बेसिकली अभी आप इसका केवल जो व्यू होता है ना, मैटलैब का जो फ्रेमवर्क होता है, यहाँ से समझिएगा। करेंट, ये रहा कमांड विंडो। करेंट डायरेक्टरी का मतलब होता है कि जिस प्लेस पे आपका जो भी आप फोल्डर का नाम ले सकते हैं कि जहाँ पे एक्चुअल में मैटलैब इस समय वर्क कर रहा है। जैसे इसने क्या किया है, यहाँ पे शो किया है डी ड्राइव का स्मार्ट वर्क करके इसने फोल्डर चूज किया है, तो ये आपका करंट डायरेक्टरी हो जाएगा डी स्मार्ट वर्क करके, ठीक है। अगर आप कभी कोई मैटलैब का प्रोग्राम रन कर रहे हैं, सिमलिंग फाइल या कमांड फाइल जिसको आपने कॉल किया हुआ है, तो वो तभी रन करेगा जब तक जब उस समय मैटलैब उस करंट डायरेक्टरी में वर्क कर रहा होगा। वर्क स्पेस ये दिखाता है कि आपने जो भी वेरिएबल डिफाइन किए हैं उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, उसका मैट्रिक्स, उसका एरे साइज। सर आवाज फट रही है। आवाज कट रही है? फट रही है हल्की सी। सर आवाज फट रही है। अच्छा, एक मिनट, मैं ब्लूटूथ ऑफ कर देता हूँ, देखता हूँ। अभी आवाज क्लियर जा रही है? हेलो, यस सर। आवाज क्लियर जा रही है? यस सर, आवाज सही आ रही है। ठीक है। तो वर्क स्पेस का मीनिंग ये हुआ कि जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ए बी सी डी, या आप बहुत सारे मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो उसको आप यहाँ पे वर्क स्पेस में देख सकते हैं कि वो वेरिएबल का नेम क्या है और वेरिएबल का डेटा साइज क्या है। जैसे आपको पता है कि मैट्रिक्स में कितने कॉलम कितने रो है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसका, ठीक है। कमांड हिस्ट्री पहले आती थी, अभी हम लोग उसको हिडन कर देते हैं, कमांड हिस्ट्री को यहाँ पे नहीं शो करते हैं। कमांड हिस्ट्री का अगर आप एरो की अप डाउन करेंगे तो उससे भी कमांड हिस्ट्री आ जाती है। तो हम लोग मैटलैब पे चलते हैं। बेसिकली मैं स्विच कर रहा हूँ अपना, है ना। तो हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रोवाइड करेंगे। मेरा मैटलैब का स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है। तो अभी इसका ये बीच में इंटरप्ट होता है, कोई आता है तो। अब सबसे एक रिक्वेस्ट है ना कि आप लोग, मैं 5 मिनट पहले पोर्टल पे ऑनलाइन आ जाऊंगा, आप सभी लोग उसी टाइम पे ऑनलाइन आ जाएंगे और अपना कैमरा ऑफ रखिए लोकेश। सब लोग देख रहे हैं आप लेटे हुए, ठीक। अब मैटलैब पे जो आपको पहला लेआउट मिलता है ना, वो बाय डिफॉल्ट इस तरह से दिखता है। तो जैसे ये जो मैंने अभी डार्क किया आपको दिख रहा होगा, डी ड्राइव मैटलैब प्रोजेक्ट्स ट्यूटोरियल करके, तो ये आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे इनिशियल में अगर आप लोग कोई मैटलैब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे वो बिन फोल्डर दिखाता है बाय डिफॉल्ट, तो वहाँ पे वर्क नहीं करना चाहिए। आपको जाना होगा प्रेफरेंसेज में, मैं सेटिंग्स कुछ बता दे रहा हूँ आपको जो करना चाहिए। प्रेफरेंसेज में जब आप जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपका करंट फोल्डर आएगा, जनरल सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको अपना, आपको दिख रहा है ये डी ड्राइव मैटलैब करके जो दिख रहा है, यस सर। तो यहाँ से आप उसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। और जैसे अगर मुझे ब्राउज करना हुआ तो मैं यहाँ पे अपना, ये जैसे मैटलैब में भी अगर मुझे जाना है कि प्रोजेक्ट पे जाना था, प्रोजेक्ट्स पे चला गया, फिर ट्यूटोरियल पे चला गया और फिर उसको मैंने सेलेक्ट फोल्डर कर लिया। अब ये यहाँ पे चला गया मेरा बाय डिफॉल्ट। मैं पीरियड्स अपना सही कर लेता हूँ, मैटलैब पे ही रहना चाहिए मेरा। तो यहाँ से अप्लाई कीजिएगा, ओके कीजिएगा। और कभी की अगर आप इसका सही और सेटिंग करना चाहते हैं तो एक चीज़ है, जहाँ भी आपका, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ इससे, स्क्रीन पूरी दिख रही है आप लोग को इस समय? लैपटॉप की पूरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। तो अभी देखिए, आपका जो सी ड्राइव होता है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जाइएगा आप लोग, वहाँ पे मैटलैब फोल्डर मिलेगा। मेरा 2020 है तो मैं बिन में जाना है मुझे।
एक सेटिंग होती है, मैं आपको करा दे रहा हूँ, वो बार बार आपको फोल्डर चेंज नहीं करना पड़ता उसे। बिन में Win64 मैटलैब पे जाना मुझे। जैसे ये मैटलैब EXE ये एप्लीकेशन है, तो आप इस पे राइट क्लिक कीजिएगा, है ना, मोर ऑप्शन, सेंड टू डेस्कटॉप। अगर किसी में नहीं बना है आइकन और वो बार बार अगर बना भी है तो गलत जगह खुलता है, बार बार बिन डायरेक्टरी में चला जाता है, तो एक सेटिंग देख लीजिएगा। इसकी प्रॉपर्टीज में आप चले जाइएगा और यहाँ पे देखिए आपका लिख के आता है स्टार्ट इन, लिख के आ रहा है, ये सबको दिख रहा है ये? यस सर। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन चूज करके डाल सकते हैं। जैसे अगर आप डी ड्राइव में ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डी ऐसे करना होगा, जैसे आप सपोज कि मुझे इसको रन करना है यहाँ पे, एक मिनट, कौन है, अगर मुझको मैटलैब फोल्डर में जाना है और मैं चाहता हूं कि वो प्रोजेक्ट में खुले, बार बार मेरा मैटलैब जब भी खुले, कभी जो नए वर्जन के मैटलैब है उसमें ये इशू नहीं आता है, लेकिन जो पुराने वर्जन के मैटलैब थे 2009 से लेकर के 13, 14, 15 तक के या और 18 तक में देखिएगा, अगर आप ऐसे इशू आता है कि आपने यहाँ से जो मैंने सेटिंग बताई थी अभी, मैटलैब में जाकर के प्रेफरेंसेज में जाना है और यहाँ पे अगर आपने पाथ दे दिया है और उसके बावजूद वो बिन फोल्डर में खुल रहा है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आपका ये देखिए एक पाथ कॉपी हो जाएगा। यहाँ से इसको कॉपी करना है और जो हमने सेटिंग खोली थी इसकी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। ये पूरी लोकेशन आपको इस तरह से पेस्ट कर देना है, डी मैटलैब प्रोजेक्ट। तो इसके बाद आप जब भी मैटलैब को स्टार्ट कीजिएगा, इसका बाय डिफॉल्ट फोल्डर यहीं पे स्टार्ट होगा। क्लियर है? तब आपको ये बार बार चेंज नहीं करना पड़ा, तब आपको ये बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैटलैब पे चलते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, मैंने कहा था कि स्क्रिप्ट विंडो देख लीजिए। ये वर्क स्पेस है, जैसे मैं यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट जनरेट करना चाहता हूँ तो ये एडिटर विंडो देखिए खुल के आ गया। और सबसे पहला कमांड हम लोग टाइप करते हैं। पहले आपको मैं ये दिखा दूं, ये डबल जो दिख के आता है ना, ग्रेटर देन, इसका मतलब हम लोग प्रॉम्प्ट बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ 1+3, तो इसको डिफाइन नहीं करना 1+3, जैसे हम करेंगे तो आंसर बराबर 4। अब देखिए ये क्या किया, आंसर नाम की एक मैट्रिक्स क्रिएट किया और इसको वैल्यू 4 असाइन कर दिया। पहले मैंने कुछ भी नहीं इनपुट किया था, सिंपल मैंने अपना नंबर लिया और कैलकुलेटर की तरह इंटर कर दिया। अब देखिए ये आंसर नाम से यहाँ पे एक डेटा वर्क स्पेस में आ गया है ना। अब जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये दिखाएगा कि ये 1x1 का है मैट्रिक्स और ये डबल टाइप का डेटा है। यहाँ पे देखिए लिख के आ गया और यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है वेरिएबल जिसका नेम है आंसर, जो 1x1 की मैट्रिक्स के फॉर्म में है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये आंसर सिर्फ असाइन हुआ या मैट्रिक्स है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं a = आंसर +4। कितना आंसर आना चाहिए अभी? हेलो, 8 आने पे क्लिक करते हैं। देखिए a = 8। अब देखिए यहाँ पे 8 हम लोग क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए 8 a नाम से एक दूसरा बन गया है। अगर हम यहाँ पे लिख दें a = a +5 कर देते हैं, तो अभी a की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट? 13 हो जानी चाहिए। देखिए a अपने आप इस डेटा को चेंज करके उसको अपडेट कर दिया। और टर्मिनेटर हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे a बराबर, अगर मैंने यहाँ पे लिखा केवल 3, ये तुरंत देखिए a बराबर 3 को डिस्प्ले कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ टाइप करूँ और वो दोबारा से डिस्प्ले होके रिजल्ट उसका रिफ्लेक्ट होके ना आए, तो मुझे करना पड़ेगा a = 3 और यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा देंगे, तो ये टर्मिनेटर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, डिस्प्ले का जो पॉपअप आता है ना, जैसे आपने यहाँ पे a बराबर 3 किया तो ये a बराबर 3 आंसर को डिस्प्ले कर दिया, तो ये उसको डिस्प्ले नहीं कर देगा, इसको सप्रेसर भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, उसको सप्रेस कर देता है। क्लियर है इतना? अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए अगर मैं एक साथ 3-4 चीजें टाइप करूं और मैं सोचता हूं कि मैं 3-4 लाइन जो सीक्वेंस में है, जैसे a बराबर 4, ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन से सेपरेट कर सकता हूँ तो एक बार में तो वो इंटर हो जाएगा। जैसे a बराबर 4 b इक्वल टू 5 मैंने इंटर किया और मैं एक बार में इंटर करूंगा तो दोनों चला जाएगा, a और b चला जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि 4-5 लाइन जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने CLC किया, CLC का मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन। ये क्या करता है, केवल स्क्रीन को क्लियर करता है। जैसे CLC मैंने किया तो कमांड विंडो देखिए पूरी क्लियर हो गई। यहाँ पे जितना भी मैंने किया था, हमको अगर हिस्ट्री देखना होता है ना तो यहीं पे मैं एरो की से अप डाउन करके मैं अपनी पूरी हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ कि किस डेट को मैंने कितने बजे कौन कौन सा काम किया था। क्लियर है? ये सब लोग देख पा रहे हैं? सब लोग साथ साथ में करते चलिएगा। अब किस ये एक्टिवेट होता है, अब यही चीज अगर मुझे क्लियर ऑल करनी हो, देखिए यहाँ पे मैंने डेटा इरेज तो किया लेकिन वो केवल सिर्फ कमांड विंडो से गया। आपका अभी भी वर्क स्पेस में वो डेटा जो लास्ट टाइम था वो दिख रहा है। अगर इसको क्लियर करना है कुछ भी हो तो सबसे अच्छा कमांड होता है क्लियर ऑल कर दीजिए। वो अगर कुछ भी कमांड, जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कमांड विंडो में, कुछ मैं टाइप कर देता हूँ ताकि पता चले कि ये इस पे भी काम करता है। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, कुछ और भी था मैंने, तो ये देखिए यहाँ पे कमांड विंडो में कुछ डेटा पड़ा हुआ है हिस्ट्री के तौर पे और वर्क स्पेस में पड़ा हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लियर ऑल कर देता हूँ। कमांड विंडो का डेटा नहीं गया, केवल और केवल आपका वर्क स्पेस का गया। इसका मतलब है कि जो क्लियर ऑल होता है ये आपका जितना भी डेटा वेरिएबल्स वैल्यूज असाइन होती हैं ये उनको क्लियर कर देता है। और CLC जो कमांड होता है ये किसका करता है, क्लियर द स्क्रीन का होता है कमांड। जो कमांड विंडो की स्क्रीन होती है उसको क्लियर कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे एक एडिशन का आप लोग को मैं दिखाता हूँ कमांड। इसमें यहाँ पे देखिए वेरिएबल है इंटीजर a टाइप डिफाइन किया गया। इसकी जरूरत नहीं है आप करें या ना करें। a को मैंने असाइन किया a, डेटा टाइप डबल भी है, इसको भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं चाहे नहीं। यही होता है किसी वेरिएबल की का डेटा टाइप असाइन करना। जैसे इंटीजर a डबल b, मतलब कि इंटीजर a है लेकिन b है वो भी इंटीजर लेकिन डबल टाइप का इंटीजर है। ठीक है, इस तरह से आप असाइन कर सकते हैं। हुज कमांड यूज होता है कि अगर आप किसी वेरिएबल्स का कैरेक्टरिस्टिक जाना चाहते हैं, उसका साइज जाना चाहते हैं। जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स इनपुट करना चाहता हूँ 2x3 का, तो इसका डेटा इस तरह से आ जाएगा 1 2 3। जो भी स्पेस होता है ये, अगर आप जैसे 2x3 के मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो रो आपका 2 रहेगा, कॉलम 3 रहेगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो कॉलम कॉमा यूज कर सकते हैं तो भी सेम चीज आएगी। मैं एक बार इसको करके दिखा देता हूँ। इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस रहेगा। a इक्वल टू 2 3 4 और मैंने जैसे ही सेमी कॉलन लगाया इसका मतलब होता है कि वो अब नेक्स्ट रो में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, कॉलम चेंज करने के लिए आप कॉमा लगा सकते हैं या स्पेस लगा सकते हैं। मैं अभी करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया इसका मतलब है कि अब आप नेक्स्ट रो में इंटर करके हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से इन वैल्यूज पुट कर देता हूँ। अब देखिए इसको मैं रन करता हूँ। अभी मेरा ये किसी नाम से सेव नहीं है, मैं 1.m कर देता हूँ। यही m फाइल होती है मैटलैब की। ओके सॉरी, Qt1 से देखिए एक यहाँ पे फाइल बन के आ गई। और ये यहाँ पे सप्रेस मैंने लगाया था तो ये एक ही जो मैट्रिक्स मैंने इनपुट किया है ना, Qt1 नाम से मैंने इसको कॉल किया था, सेव किया था। उसको जैसे ही मैंने कॉल किया ये रन हुआ और रन करने के बाद इसको पता चला कि इसमें एक मैट्रिक्स मैंने केवल इंसर्ट की थी, उस मैट्रिक्स को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, यहाँ तक सबको दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। कॉमा का मतलब होता है कि आप कॉलम को सेपरेट कर रहे हैं। कॉमा या स्पेस दोनों ही कॉलम को सेपरेट करते हैं। आप इसको भी रन कराइएगा तो रिजल्ट सेम आएगा। एक बार आप रन करके देख लीजिए, सेम रिजल्ट आया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको भी आप रन कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि कौन सा रो कौन सा किस कॉलम का है। क्लियर है? अब आपके पास एक मैट्रिक्स है जो 2x3 की है। इससे अगर एक मैट्रिक्स ऐड करनी हो तो एटलीस्ट उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? हेलो, मैट्रिक्स ऑपरेशन आप लोग पढ़े हैं? 3 into 3.
अगर मैं 2x3 से 2x3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई हो पाएगा? बताइए। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकता हूं। मेरा मैट्रिक्स ए जो है वो 2x3 का है, ठीक है, और मैं 2x3 की मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो वो मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? नो सर, नहीं होगा। उसके लिए 3x2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, है ना? है कि नहीं? यस सर। चलिए हम क्या करते हैं, एक बिना इंटर के, कुछ हम थोड़े आलसी हैं तो हम नहीं चाहते कि हमको दोबारा से इंटर करना पड़े। हम एक नई मैट्रिक्स बना लेते हैं बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसको क्या बोलते हैं? बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ये काम करेगा कि नहीं करेगा चेक करते हैं। इसको यहाँ से कंट्रोल से किया, कमांड विंडो में रन किया, हमने इंटर कर दिया, बी ट्रांसपोज आ गया। तो मेरे पास दो मैट्रिक्स आ गई, ए और बी। ए का डायमेंशन क्या है? 2x3 हो जाएगा और बी का डायमेंशन 3x2। अभी मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? तो C इक्वल टू, मैंने कहा A, इसमें मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक्स का प्रयोग किया जाता है, शिफ्ट के साथ 8 पे आएगा। A मल्टीप्लाई विथ B, आपने इसको इंटर कर दिया। अब इसका जो डायमेंशन होगा मैट्रिक्स C का वो क्या होगा, कोई बताएगा? मैंने मल्टीप्लाई किया है 3x2 में 2x3 का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी C, उसका डायमेंशन क्या होगा? कोई गेस करके बताए। सर 2x2 की होगा। चलिए रन करके देखते हैं। ये आपका रिजल्टेंट C आया 2x2 का। सही है? या कोई टेस्ट करना चाहेगा इसको कि सही कि गलत? ठीक। अब इसमें कुछ मैट्रिक्स के ना एडवांस कमांड होते हैं, वो मैं दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स इनपुट करना सिखाया गया। अच्छा हाँ, एक चीज, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और मैं उसकी वैल्यू को जानना चाहता हूं, तो सिंपली एक कमांड, जैसे मेरे पास वर्क स्पेस में जो भी मैट्रिक्स है, मेरे पास वर्क स्पेस में मैट्रिक्स ए, बी और सी है, और मुझे पता करना है कि मैट्रिक्स ए 2x3 का तो है, लेकिन इसका जो सबसे लास्ट एलिमेंट है, सबसे लास्ट एलिमेंट का डायमेंशन क्या लिखा जाएगा? ये जो 7 है, इसका डायमेंशन क्या होगा? ये कौन सी रो का कौन से कॉलम का एलिमेंट है? कोई बताएगा? यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि 7 आ जाए, बताइए। सर A23। A23, वेरी गुड। मैंने जानकारी लेनी चाहिए कि मैट्रिक्स ए में रो 2 का कॉलम 3 का एलिमेंट कौन सा है, तो मैंने इंटर किया, जैसे ही उसका रिजल्ट क्या आ गया? 7 आ गया। सही है? यस सर। चलिए अब मैं चाहता हूं कि मैं बिना ए को चेंज किए, बिना ए को दोबारा टाइप किए, मैं चाहता हूं कि ए में 7 जहां पे दिख रहा है ना, उसकी जगह पे कुछ और आ जाए। कौन सा एलिमेंट चाहते हैं आप? उसको रिप्लेस करना चाहते हैं हम लोग, तो सिंपली हम क्या करेंगे, A2,3, मैं A2,3 ले रहा हूं यहाँ पे। A2,3 इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 0 करना चाहता हूं तो मैं 0 करके इंटर हिट कर देता हूं। अब देखिए ए में जो मैट्रिक्स थी जहां पे पहले 7 था, अब वहां पे क्या गया है? 0 हो गया है। सही है? यस सर। ठीक। ये तो रहा मैट्रिक्स में किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करना। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। और दूसरा कि जैसे अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है, मैं उसका केवल सेकंड कॉलम लेना चाहता हूं, फर्स्ट कॉलम से कोई मतलब नहीं है, मैं चाहता हूं कि इसका सेकंड कॉलम जो है वो सब 0 हो जाए। वो कैसे करेंगे? देखिए, मैंने मैट्रिक्स बी ली, इक्वल टू किया, अब सॉरी मैंने बी लिया, बी मैट्रिक्स का कौन सा हमको कॉलम लेना है? सेकेंड कॉलम। अगर एक एलिमेंट रिप्लेस करना होता है तो ये वाला कमांड रहता है कि उसका आप मैट्रिक्स का नाम लिखिए, जो भी एलिमेंट की पोजीशन है रो बाई कॉलम के रिस्पेक्ट में लिख करके उसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। किसी भी डेटा से जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं कोई भी इंटीजर वैल्यू, उसको आप पुट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी अगर मैट्रिक्स होती, जैसे मैं
सपोज लिख देता हूँ, अभी बी में करके देखते हैं, फिर मैं आगे मैट्रिक्स बड़ा दिखाऊंगा। बी में मैं चाहता हूँ कि जितना मेरा ये सेकंड कॉलम है ना, ये सब जीरो हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा, रो कोई भी हो, कॉलम सेकंड हो तो जीरो हो जाए। तो उसके लिए क्या कहते हैं, किसी भी रो के लिए उसको हम कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी रो का जो सेकंड कॉलम हो, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ रोज, जो सेकंड कॉलम हो वो आपका क्या बन जाए, जीरो बन जाए। ये मैंने हिट किया, देखिए बी मैट्रिक्स आ गई और उसका जो सेकंड कॉलम था वो सब जीरो हो गया और आपका पहला कॉलम वैसे के वैसे रह गया। ये सबको समझ में आ गया कमांड। ये कमांड बहुत काम आता है जब हम लोग बहुत सारे, जब लार्ज डेटा के साथ हम डील करते हैं, या हमको ये करना होता कि जैसे सपोज कि आपके पास कोई एक एक्सेल फाइल आ गई, जहां पे ना, अभी मैं एक एक्सेल फाइल आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाऊंगा, उसको कॉल करके, कि रुके कर ही देते हैं एक साथ में। एक एक्सेल का डेटा मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने न्यू किया, स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। मैंने यहाँ पे डेटा के नाम से एक एक्सेल फाइल क्रिएट कर ली और मैं उसमें दो कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सपोज इंग्लिश का मार्क्स लिख लिया और यहाँ पे हिंदी का मार्क्स मैंने लिख दिया किसी का। यहाँ पे 23, 25, 25 कौन ज्यादा लिखेगा। ये जिस तरह से डेटा आ गया है ना। अब मैं इस एक्सेल फाइल को वहां पे कॉल करना चाहता हूं और इसके डेटा को मैटलैब में यूज करना चाहता हूं। तो मैं अब आपको ये रीड कराने जा रहा हूं कि हम एक्सेल फाइल से डेटा मैटलैब में कैसे कॉल करते हैं, ठीक है ना। ये आपका टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो मुझे इस फोल्डर में ना यहाँ पे इसको कॉल करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स और ट्यूटोरियल। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको लोकेशन एकदम क्लियर हो कि मुझे कहाँ पे डेटा लाना। तो मैट्रिक्स यहाँ पे मेरा अभी कॉल नहीं होगा। दूसरा एक देखिए, दो मेथड है, मैं यहाँ पे आपको शो कर दे रहा हूँ, दोनों ही मेथड से कैसे कॉल करते हैं। अगर आपको ये पता है लोकेशन, जो मैं बता रहा था कि करंट फोल्डर की लोकेशन पता है, तो आप सिंपली मैट्रिक्स को वहां पे सेंड कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो आप मैट्रिक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने कमांड विंडो में छोड़ दीजिए। तो एक कमांड आएगा यहाँ पे, ये कमांड विंडो आपका नहीं ले रहा है इस समय, कुछ इशू आ रहा है क्या, क्या है। चलिए हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। मुझे ट्यूटोरियल वाले फोल्डर में रखना है इसको। एक मिनट, इसको एक्सेस नहीं मिल रहा। प्रोजेक्ट्स ट्यूटोरियल में चले आए, हमने यहाँ पे एक्सेल फाइल को कॉपी कर लिया। इसको यहाँ पे देखिए डेटा एक्सएलएस फाइल आ गई अब आपकी, यहाँ पे दिख रहा है ना। अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपका मैटलैब भी खोल के दिखा देगा इसमें। ये मैटलैब में देखिए खुल रहा है, आपका ये दिखा रहा है कि इसमें दो कॉलम है ना, और कितनी है रो, कितनी है 8। अगर पहले वालों को ओमिट कर दें क्योंकि वो तो बस दिखा रहा है, बाकी इसमें टोटल तो 9 है, लेकिन आपका जो डेटा है मैथमेटिक्स वाला जो इंटीजर डेटा है वो आपका 8 इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये तो आपका मैटलैब खोल लिया। लेकिन अगर मुझे इसको यहाँ पे कॉल करना हो और मुझे ये पता करना हो कि हिंदी में मार्क्स कितने हैं, उसका एक अलग कॉलम बन जाए, उसका एक अलग मैट्रिक्स बन जाए और इंग्लिश का अलग बन जाए, तो यहाँ पे एक्सएलएस रीड कमांड आता है। तो मुझे पहले डेटा कॉल करना है, तो मैं कहूँगा डेटा इक्वल टू XLS READ, एक्सएलएस रीड करना है। और इसमें इसके अंदर में हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा करना है। और जो ये फाइल का नेम है ना, एग्जैक्टली इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पूरा नेम, पूरा का पूरा नेम आना चाहिए और यहाँ पे आप जाके उसको पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और आप इसको हिट कर दीजिए इंटर। अब देखिए डेटा आपका कॉल हो चुका होगा, ठीक है ना। डेटा के नाम से आपका एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, देखिए यहाँ पे वर्क स्पेस में डेटा आ गया और ये दिखा रहा है कि आपका जो डेटा है वो 8x2 साइज का है, मतलब कि उसमें 8 आपके रोज हैं और 2 कॉलम है, ठीक है ना। ये इस तरह का डेटा है। अब मुझे इसको सेपरेट करना है कि ये पहला वाला जो कॉलम था वो आपका देखिए किसका था,
पहला वाला इंग्लिश का है और दूसरा वाला हिंदी का है मार्क्स, ठीक है। तो मैं पहले वाले डेटा को सिर्फ अगर कॉल करना चाहूंगा तो मैं पहला वाला इंग्लिश का है ना, क्यों? यस सर। पहला इंग्लिश का है तो पहला मैं यहाँ पे eng नाम से सेव करूंगा, या ई कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ई इक्वल टू, अगर मुझे सिर्फ पहला कॉलम सिलेक्ट करना है तो क्या करना होगा, डेटा लिखना होगा, ठीक है। मुझे सिर्फ कॉलम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रोज, इसका मतलब सारे रोज रहेंगे और कॉलम पहला रहेगा। तो जैसे ही इररिस्पेक्टिव ऑफ रोज का बात आएगा आप वहां पे कॉलन लगा दीजिए, कॉलन आएगा आपका कॉमा करके। मुझे पहला कॉलम केवल चाहिए तो मैंने पहले केवल पहला कॉलम चूज किया, और यहाँ पे मैं इंग्लिश कर ही देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे। जी, अब एक वेरिएबल इंग्लिश बन गया, मैंने इंटर किया, देखिए अब ये अपने आप एक मैट्रिक्स बन गई। जो इस डेटा में पहला कॉलम था वो इंग्लिश का सारा लिख के आ गया। अब आपको पता है कि इंग्लिश में मतलब रोल नंबर वाइज ये डेटा पड़े हुए हैं। और मुझे अगर इसी तरह से हिंदी का डेटा कॉल करना होता तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करता, हिंदी, और क्या होता, इक्वल टू डेटा। मुझे क्या करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रोज, मुझे कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है, सेकंड कॉलम सेलेक्ट करना। जैसे मैं हिट करूंगा, अब देखिए यहाँ पे इसका डेटा किस में आ रहा है, आपका ये लार्ज डेटा था इसलिए ये आपका उसमें कन्वर्ट कर दिया है, इसका फॉर्मेट लॉन्ग में आ गया है। अगर ये शॉर्ट फॉर्मेट में होगा तो सही आ जाएगा, फॉर्मेट शॉर्ट, मैंने इंटर कर दिया। अब मैं कॉल करूंगा हिंदी को, देखिए फॉर्मेट शॉर्ट करने पे इसका डेटा इस तरह से आ गया। क्लियर है? यस सर। तो फॉर्मेट कैसे असाइन करते हैं ये भी है। अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना होता है तो आप, अगर आपको कोई चीज का हेल्प चाहिए, जैसे आपको समझ में आ रहा है कि फॉर्मेट वर्ड तो होता है लेकिन फॉर्मेट कौन कौन से मैटलैब में होते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली टाइप कर दीजिए हेल्प फॉर्मेट, और आप उससे रिलेटेड हिंट देख सकते हैं जो मैटलैब में अवेलेबल रहती है। सभी वर्जन में होता है कि जो बेसिक चीजें होती है, देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि फॉर्मेट कितने कितने तरीके से आप कर सकते हैं। फॉर्मेट में शॉर्ट है, लॉन्ग है, शॉर्ट ई है, लॉन्ग ई है, शॉर्ट जी, लॉन्ग जी, शॉर्ट ईएनजी, लॉन्ग ईएनजी, इंजीनियरिंग का होता है, शॉर्ट ईएनजी, लॉन्ग इंजीनियरिंग करके आता है। इस तरह से आप फॉर्मेट की अलग अलग कैटेगरी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आपको जिस भी फॉर्मेट में आपका डेटा चाहिए उसमें आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास कई सारी मैट्रिक्स आ गई है, तो मैं आपको मैट्रिक्स का कॉन्कैटनेशन दिखाता हूं कि कॉन्कैटनेशन का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं? मैट्रिक्स कॉन्कैटनेशन क्या होता है? ये वर्ड आपने सुना पहले? हेलो? नो सर। ओके, मैट्रिक्स कॉन्कैटनेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स है ना, तो उसमें दो चीजें होती हैं, या तो आप दो छोटी मैट्रिक्स को मिला करके एक बड़ी मैट्रिक्स बनाते हैं, या एक लार्ज मैट्रिक्स से आप एक छोटी मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। तो आपने अनविलिंगली अभी जो आपने डेटा एक कॉल किया था जिसमें 8x2 का डेटा पड़ा हुआ था, उससे आपने इंग्लिश और हिंदी का जो क्रिएट किया सिंगल कॉलम का डेटा, वो आपने कॉन्कैटनेशन का एक पार्ट तो पढ़ लिया कि अगर मेरे पास एक लार्ज मैट्रिक्स है उसको मुझको शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको कर सकते हैं। और एक चीज और होता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, मेरा जब मैंने डेटा कॉल किया था ना, तो उसमें इंग्लिश के लिए जब मैंने टाइप किया था, आपको याद होगा, तो मैंने इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉलम मैंने सारे रोज को सेकंड कॉलम को कॉल कर लिया था, यही किया था मैं। तो अभी ऐसा करते हैं ना कि हम केवल उसका इसमें एक, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि डेटा मैंने इंटर किया। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा कॉलम पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा रो जितना भी डेटा में था वो। अब मैं चाहता हूं ना कि मैं केवल यही डेटा, इतने दूर का ही डेटा कॉल करूं, ठीक है। अब ना कोई, मैं पूरा का पूरा रो भी नहीं लेना चाहता, पूरा का पूरा कॉलम भी नहीं लेना चाहता। मैं एक बाउंड एरिया कर रहा हूं कि मैं सेकेंड रो से लेकर के आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रो और दोनों कॉलम का मैं डेटा चाहता हूं अलग करना, ठीक है ना। अभी आपको लग रहा है कि ये मतलब क्या ही कर रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन जब आपके पास लार्ज डेटा होगा, जब आप फिक्स रेंज का डेटा उसमें से सेलेक्ट करना चाहेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब सेलेक्ट करते हैं, हम इसको चाहते हैं कि एक दूसरी मैट्रिक्स क्रिएट करें, इंपॉर्टेंट डेटा। सपोज मान लीजिए कि ये ऐसा है कि ये इंपॉर्टेंट डेटा है, तो हम इंपॉर्टेंट के नाम से कॉल करना चाहेंगे। अब बताइए, कोई हिंट कर सकता है कि इस डेटा को कैसे कॉल किया जाएगा? एनीवन? कोई गेस करे कि हमको अगर यहां से ये डेटा लेना है, सपोज कि 29 से ये 35 तक का डेटा हमको लेना है, तो कैसे कॉल करेंगे इसको?
हेलो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? अभी जब आप बड़े बड़े मैथमेटिक्स को सॉल्व कीजिएगा ना, डेटा कॉल करना या प्लॉट करना, तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपके पास ढेर सारी रीडिंग आ जाएगी सेंसर की, उसमें से आपको कुछ डेटा ओमिट करना है, कुछ गार्बेज आ गया, नॉइज आ गया है, और आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर यही डेटा मेरा प्लॉट हो, तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए कि हम एक लार्ज मैट्रिक्स से छोटी मैट्रिक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये मान लेते हैं कि एक इंपॉर्टेंट नाम की मैट्रिक्स है, या मैं इसको यहाँ से बनाना चाहता हूँ। तो आप कैलकुलेट कीजिए, आप ये किस रो में है। यहाँ पे 1 2 1 तो 23 और 2 ये हो गया आपका, 3 हो गया, तो 4 से लेकर के 4 5 6 7 है ना, 4 5 6 7 आपको चाहिए। तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए डेटा, सॉरी, ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने कोई चीज कैपिटल में लिखी है तो उसको कैपिटल में ही वो कंसीडर करेगा, और आपने स्मॉल में लिखी है तो स्मॉल ही कंसीडर करेगा। कैपिटल और स्मॉल को ये डिफरेंट वेरिएबल मतलब एज्यूम करता है। तो आप कभी भी कोई चीज अगर इंग्लिश में मतलब कैपिटल में लिख रहे हैं या स्मॉल में लिख रहे हैं तो वो 2 वेरिएबल होगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे डेटा में कैपिटल ए इंटर कर देता हूँ तो उसके लिए अननोन हो जाएगा, अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन डेटा। तो यहाँ पे इसने सजेस्ट कर दिया कि आपने डेटा जो पहले लिखा था वो स्मॉल से था, तो आप क्या उसी को कॉल करना चाहते हैं। तो मैं डेटा ले रहा हूँ, लेकिन मुझे एक फिक्स रेंज चाहिए। वो रेंज क्या थी मेरी, मैं फिर से भूल गया। 1 2 3 4 4 5 6 7 4 5 6 7 मतलब कि कॉलम जो मेरा रो हो वो 4 to 7 हो, यही ना, 4 to 7 Yes, हो, sir. 4 to 7, और मेरा जो कॉलम हो वो कॉलम कोई सा भी हो, है ना। पहला कॉलम भी आ जाए, दूसरा कॉलम भी आ जाए, यही तो मैं चाह रहा था, दोनों कॉलम आ Yes, जाए। तो मैंने जैसे ही इंटर किया, देखिए आपको दिख रहा होगा डेटा, आप मैच करा के देख लीजिए, डेटा वही आया कि दूसरा आ जाए। ये डेटा देखिए, सेम आया सर। यस सर, वही आ रहा है। तो अगर आपको अब जैसे यहाँ पे ना कई सारे कॉलम भी होते, सपोज मैं अभी दिखा दे रहा हूं, तो ये जो सेंस होता है आप इसका मीनिंग समझिएगा। मैंने क्या किया है, रो को 4 to 7 केवल कॉल किया है, और कॉलम कोई भी हो। अगर मुझे कॉलम में भी रेंज देना होता ना, तो मैं जैसे यहाँ पे 4 कॉलम 7 लिखा हूं, सपोज यहाँ पे 3-4 कॉलम और होते और मैं सिर्फ 1 और 2 को चाहता, तो यहाँ पे इस तरह मैं लिखता 1, यहाँ पे मैं कमांड में दे रहा हूं, मैं यहाँ पे जो कमांड लिखा है था अभी ना, एक मिनट, अभी जो मैंने आप क्या बताए थे, यहाँ पे मैं 1 कर देता और 2 कर देता। मेरे पास क्योंकि 2 ही कॉलम है, इसलिए ना इसका कोई सेंस नहीं बनता है, सेम रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर इसी में मैं केवल 1 चाहता तो मैं इसको क्या कर देता, सिर्फ 1 कर देता। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं 1 कर देता तो मेरा पहला कॉलम केवल आता और केवल उतनी ही रेंज का आता। और मैं सिर्फ 2 दूसरा कॉलम चाहता तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 कर देता, 4 to 7 रो के लिए केवल दूसरा कॉलम आ जाता। क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉलम के लिए क्या Yes, sir. बताए थे? देखिए ये जो डेटा लिखा जाता है ना, डेटा तो आपको पता चल गया। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, यहाँ पे जो कॉमा से पहले होता है वो रेंज डिसाइड करता है रो का, और जो कॉमा के बाद होता है वो रेंज डिसाइड करता है कॉलम का। तो मैट्रिक्स में क्या होता है ना, हमेशा रो बाई कॉलम के फॉर्म में मैट्रिक्स होती है। तो ये रो का रेंज हो गया, ये आपके कॉलम का रेंज हो गया। अगर आपने सिंपली कोई इंटीजर लिख दिया तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ उस कॉलम को कॉल करना चाहते हैं। अगर आपने इसको यहाँ पे कॉलम्स, जैसे मैंने ये किया था ये वाला, जहां पे आपने सिर्फ कॉलम लिखा, इसका मतलब है कि वो सारे के सारे कॉलम आ जाएंगे, ठीक है, जितने भी कॉलम होंगे सब आ जाएंगे। अगर आपने सिर्फ 1 या 2 लिखा तो पर्टिकुलर वो कॉलम आएगा। अगर आपने इस तरह से रेंज दे दी, इसका मतलब कि 4 to 7 अगर यही रो को कॉल कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिखता तो वो कॉलम को कॉल कर देता, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट किया था ये वाला कमांड, देखिए मैंने क्या किया, रो मेरी 4 to 7 आ जाए, कॉलम मेरा 1 to 2 आ जाए। तो मेरा बाय डिफॉल्ट 2 ही कॉलम था तो दोनों आ गया, और जो मेरी रो थी वो 2 ज्यादा थी तो वो 4 से लेके केवल 7 तक की सिलेक्ट हुई, 4 to 7 सिलेक्ट हुई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए मेरे पास जो डायमेंशन अगर मैं देखूं तो एक मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरा ए का डायमेंशन क्या है। मुझे भूल गया कि मैंने जो मैट्रिक्स लिखी थी उसका डायमेंशन क्या था, तो मैंने हुज वर्ड कमांड डाला और मैंने ए लिख दिया। अब देखिए ये ए का पूरा डेटा बता रहा है। ये बता रहा है कि इसमें ए नाम से एक
वेरिएबल स्टोर किया गया है जिसका डेटा साइज 2x3 है और उसको सेव करने में 48 बाइट्स लगे हैं, जो क्लास है वो उसका डबल है। क्लियर है? तो अगर मुझे एडिशन करना है 2x3 मैट्रिक्स में किसी चीज को, तो क्या मैं 2x3 में 3x2 ऐड कर सकता हूं क्या, या मुझे 2x3 ही चाहिए? 2x3 चाहिए। 2x3 ही चाहिए ना। तो ये तो मैट्रिक्स का सिंपल ऑपरेशन हो गया कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे मैं यहाँ पे ए टाइप कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो देखिए मेरे पास ए मैट्रिक्स दिख रहा है, यहाँ पे 2 रो है, ये पहला रो हो गया आपका, ये दूसरा रो हो गया, और इसमें 3 कॉलम है। ये पहला कॉलम 2 5, ये दूसरा कॉलम 3 6 और तीसरा कॉलम 4 6 4 0। अगर मैं मैट्रिक्स में सिंपली कुछ ऐड करता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि a बराबर a प्लस a, मैंने ऐसे सिंपल कर दिया और मैंने इंटर कर दिया। अभी देखिए क्या हुआ, a में एलिमेंट वाइज पहले के पहले में, मतलब 2 + 2 4, 5 + 5 10, 3 + 3 6, 6 + 6 12, 4 + 4 8, 0 + 0 4, 0 + 0 0 हो गया। तो सिंपली मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का एडिशन किया, तो ये हो गया मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, लेकिन अभी मैं कहूं कि मैं मैट्रिक्स का साइज इंक्रीज करना चाहता हूं और मैं उसको उसका डायमेंशन चेंज करना चाहता हूं, उसमें एक कॉलम ऐड करना चाहता हूं या रो ऐड करना चाहता हूं, तो वो कैसे करते हैं, वो ही कॉन्कैटिनेशन होता है। अभी आपने रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था कि मैट्रिक्स का एक लार्ज साइज आपको दिया हुआ है, जैसे ये लार्ज साइज था डेटा का, मैंने उसको कई सारे छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉन्कैटिनेशन का जो सेकंड पार्ट होता है, मैट्रिक्स की साइज को इंक्रीज करना, हम वो देखते हैं। तो अभी मेरे पास 2x3 की मैट्रिक्स है, अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कोई रो, तो उस रो का डायमेंशन एटलीस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, अगर मैं इसमें एक रो ऐड करना चाहता हूं तो उसका डायमेंशन 3 होना चाहिए कि नहीं? इसके नीचे ही लिखाएगा ना, क्यों? यस सर। इसके नीचे लिखा सकता है, ऊपर लिखा सकता है, बीच में लिखा सकता है कोई, लेकिन उसका डायमेंशन एटलीस्ट 3 कॉलम का होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर मैं रो इंसर्ट करता हूं तो उस रो का जो सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करना चाहता हूं, तो उसमें क्या होगा, 1x3 2x3 एटलीस्ट जो भी होगा उसमें 3 कॉलम होने चाहिए, है ना। तो अब मैं इस मैट्रिक्स ए में मैं कुछ ऐड करके उस मैट्रिक्स को डी नाम देता हूं। मैंने एक डी मैट्रिक्स का नाम दिया और मैं ये ऐड करना चाहता हूं कि मैट्रिक्स ए ही है वो। मैट्रिक्स ए में मैं उसको ऐड कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं कॉलम ऐड करूं, तो कॉलम में जाने के लिए आपको सेमी कॉमा लगाना पड़ता है ना, याद है कि नहीं? जब मैं मैट्रिक्स का बेसिक हाँ, तो वहां पे सेमी कॉलम लगा दिया। अब मुझे 3 कॉलम क्रिएट करने हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे 1 स्पेस 2 स्पेस 3, इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स ए है उसके नीचे 10 के नीचे 1 आ जाएगा, 12 के नीचे 2 आ जाएगा और 0 के नीचे 3 आ जाएगा। करके देखते हैं। मैं एक डी मैट्रिक्स क्रिएट किया, देखिए 10 के नीचे 1, 12 के नीचे 2, 0 के नीचे 3। अब जो डी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स को मैंने कॉन्केटनेट किया, मैंने इसमें एक रो और ऐड कर दिया। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स डी पड़ी हुई है और आप चाहते हैं कि आप इसको 4x3 का बनाना चाहते हैं, 4x3 का बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपली यही कमांड यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 3 रो आ गई है, एक रो और ऐड करना। लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी मैं इसमें कॉलम ऐड करना चाहता हूं, तो कॉलम कैसे ऐड करेंगे, कोई बता सकता है? सर कॉमा लगा देंगे। करके देखिए जरा। कॉमा करके जरा सब लोग ट्राई कीजिए, देखिए। चलिए आप मुझे बताइए, कमांड मैं टाइप करता हूं, बताइए क्या करेंगे। तो पहले तो मैंने ए कर दिया यहां पे, अब बताइए क्या किया जाए, बताइए। कॉमा मैंने कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, बताइए कैसे किया जाएगा। देखिए 1 कॉलन 2 कॉलन 3, देखिए एरर आया कि नहीं आया? हेलो, यस सर। एरर आ गया? तो कैसे किया जाएगा, जबकि मैंने तो सही कहा था कि ए के बाद रो बाई कॉलम करते हैं तो वहां पे कॉमा लगा देते हैं, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, मुझे नहीं पता, देखिए ऐसे किया मैंने,
इसको ऐसे कर दिया। अब एंटर मार के देखते हैं क्या आ गया। अभी आ रहा है? हेलो, जरा दिमाग लगाइए कैसे आएगा। आप लोग मुझसे कोई गेस करके बताए। 1 2 3 सेमीकोलन है। करके लगा के देख लीजिए कैसे आएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगा रहे सेमीकोलन हटा देते हैं, चलिए वो भी कर लेते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। यहाँ पे केवल 1 स्पेस 2 स्पेस 3 मैंने कर दिया, और ये वाला मैट्रिक्स स्टाफ इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने इंटर मार दिया। कुछ आया? नहीं लिया। अब क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिएगा? अगर ये करना हो तो कैसे करेंगे? कॉमा से पहले कॉमा से पहले क्या करेंगे? सर स्पेस। कहाँ पे? चलिए आप बताइए, कमांड में टाइप कर देता हूँ, जरा आप देखें आप लोग कितना सोचते हैं। बताइए, मैंने ए मैट्रिक्स लिख लिया। अब मुझे इसके साइड में 4th कॉलम ऐड करना है। सही स्पेस। चलिए स्पेस दे दिया, मैं सिर्फ 1 2 3 लिख दूं? कॉमा कॉमा, हाँ, स्पेस स्पेस 1 2 3 1 2 3, ऐसा सही है? सर ऐसा ही सर। चलिए क्या आया? ये भी सर एरर ही है। हाँ, क्यों? कैसे करेंगे बताइए, गैस करके बताइए सब लोग। मे बी ए कॉमा ए सेमीकोलन 1 2 3। चलिए आपकी बात कर लेते हैं। E इक्वल टू, बताइए, मैट्रिक्स ए मैंने कर दिया, अब बताइए आगे। सेमीकोलन, यस सर, कॉमा कॉमा करके, ठीक है। 1 ए सेमीकोलन, ए नहीं सर, ए सेमीकोलन 1 2 3 सेमीकोलन 1 2 3 ऐसे, प्लस स्पेस 1 स्पेस 2 स्पेस ऐसे अभी सही है? करना ही है शायद से। ऐसे। चलिए क्या आया? एरर है सर। जबकि मैंने आपको अभी एक ट्रांसपोज नाम से कुछ बताया था, है ना? अभी ट्रांसपोज कुछ बताया था क्या मैंने आप लोग को? जहां पे आप रो को कॉलम या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? इसका 2 मेथड ऐड करने का। एक तो आलसी वाला, एक बाइलॉज जैसा उसका वो सिंटैक्स कहता है मैटलैब का, वैसे करने का। इसको 2 मेथड है ऐड करने के। पहला तो ऐसा है कि आप एक कॉलम बना लीजिए, है ना, जिसमें 3 रो हो। तो मैं सबसे आसान आपको बता देता हूं। मैंने एक एफ मैट्रिक्स बनाई, है ना। एफ मैट्रिक्स में मैंने क्या किया, 1, पहले मैं आपको यूज करके दिखाता हूं, ट्रांसपोज का यूज करके, है ना। तो ये मैंने ट्रांसपोज यूज किया तो देखिए एफ आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ए में एफ ऐड हो जाए, तो वो मैं ई मैट्रिक्स बना रहा था। ई बराबर मैंने मैट्रिक्स लिखा ए कॉमा एफ, और मैंने इंटर कर दिया। आया क्या? नो सर। नो। अच्छा, नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। अब बताइए क्या एरर आ रही? ये तो हो जाना चाहिए था, जबकि मेरे पास अगर ए मैट्रिक्स जो है, अच्छा डी में करना था, सॉरी, हम लोग का गलती इसलिए हो रहा है कि हम लोग को डी में करना है और हम ए में ट्राई कर रहे हैं। ए में तो आपका 2 ही कॉलम है ना, 2 रो है, ठीक है। तो ई इक्वल टू आपको डी में करना था। गलती क्या होती समझ में आया कि नहीं सबको? बताइए। यस सर, डी में करना, हम लोग ए में कर रहे हैं। हम लोग बार बार ए में कर रहे हैं, और ए का डेटा साइज क्या है? 2x3 है, ए का यस सर। है ना। ए का साइज तो यही था सिर्फ ना, हमको तो डी में करना था। अब चलिए फिर डी में करते हैं। सबको गलती पकड़ में आ गई। अब देखिए हम यही इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। चलिए, थोड़ा सा आलसी है तो कॉपी पेस्ट ज्यादा करते हैं। चलिए डी हो गया। क्या करते हैं, आ जाएगा? अभी तो नहीं आया। अब क्या दिक्कत है? अब तो आ जाना चाहिए था। चलिए जितना ट्राई किया था हम लोग सब ट्राई करते हैं। इसको भी ट्राई कर लेते हैं डी के साथ। चलिए, आ गया? हेलो, सर एक तरीका देखिए ये था, दूसरा तरीका ये भी काम करेगा।
ये भी, इसको देखिएगा, आ गया। यस सर। यहाँ पे मैंने दो मैट्रिक्स को ऐड किया है। ऐसे ही अगर आपके पास बहुत लार्ज मैट्रिक्स हो, ये तो सिंपली है, ये तो आपको डेटा देख के समझ में आ रहा है कि मेरे पास अगर कुछ डेटा जो मैं मैनुअली इनपुट कर सकता हूं तो आसान है, इसको समझ में आ गया। लेकिन अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है डी और एफ, उनको ऐड करना है, तो आप उसको एज ए कॉलम ऐड करना चाहते हैं, एज ए रो ऐड करना चाहते हैं, दोनों कर सकते हैं। देखिए, अगर मेरे पास ये जो है एक कॉलम था, ये मैट्रिक्स का डेटा क्या होगा, अगर मैं कहूं कि इसमें एफ की साइज क्या है, तो एफ की साइज आप कैसे रीड करेंगे बताइए? 3x1 एफ की 1 क्रॉस रो 3। बाई कॉलम 3x1 है ना, यस सर। रो बाई कॉलम करेंगे। चलिए, अच्छा, आपके पास ई एक मैट्रिक्स है, मैं चाहता हूं इसमें आप रो भी ऐड करें और कॉलम भी ऐड करें। जरा करके दिखाइए हमको, कैसे करेंगे? सब लोग ट्राई कीजिए कि ई आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैं फिर से इसको इनपुट कर दे रहा हूं यहां पे। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये आप देख लीजिए, ये मैट्रिक्स है 3/4 की, है ना? हेलो, यस सर। जो हमारी ई मैट्रिक्स है वो 3/4 की है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको 4x3 कर दीजिए। कर सकते हैं? ऐसा ट्रांसफॉर्म्स कर देंगे। 4x3 करना है तो आप उसका ट्रांसपोज कर देंगे, और मैं चाहता हूं कि आप इसको 3x3 कर दें, तो कैसे करेंगे? और मैं चाहता हूं ना कि ये जो 803 है वो ना रहे, इसमें 803 हट जाए। समझ आ गई मेरी बात आपको? ये जो 4 कॉलम दिया है, मैं चाहता हूं कि इसमें से थर्ड कॉलम रिमूव हो जाए, तो क्या करेंगे आप? बात समझ आ गई सबको? प्रॉब्लम क्या है? यस सर। रिमूवल ऑफ एनी रो और कॉलम, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं चाहता हूं कि इसमें से पहला रो गायब हो जाए, दूसरा गायब हो जाए, तीसरा कोई एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम गायब करना हो, तो कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं इसको। ई इक्वल टू किसको गायब किया जाए बताइए? कोई एक लड़का बोले, किसको गायब किया जाए? सर तीसरे कॉलम को। तीसरे कॉलम को। तीसरे कॉलम को गायब किया जाए, ठीक है। तो ई इक्वल टू, तो यहां पे पहले तीसरा कॉलम डिफाइन कर लिया जाए। तो कैसे डिफाइन होगा तीसरा कॉलम? रो कोई भी हो, कॉलम तीसरा हो, ऐसे ना? तो रो कोई भी हो, कॉलम तीसरा हो, इक्वल टू, हम उसको नल मान लेते हैं। क्या बना दे उसको? नल बना देते हैं, ठीक है ना? चलिए, इंटर मार दिया, गायब हो गया क्या? दिखा? यस सर। यस सर। गायब और होगा। एक चीज सबसे बेसिक होती है कि जब भी आप कोड करते हैं, है ना, जब भी आप कोडिंग करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ कमांड विंडो में बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं, जब आप लार्ज कोड कीजिएगा तो सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि हमेशा इक्वलिटी के, जो इक्वल का साइन होता है ना, उसके राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट वाले को असाइन होती है। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक नल वेक्टर क्रिएट किया, नल मैट्रिक्स क्रिएट किया, और ई के कुछ भी रो हो तीसरे कॉलम को असाइन कर दिया। तो नल मतलब क्या होता है? जीरो। तो मैंने क्या किया, अच्छा जीरो मैट्रिक्स अलग है, नल का मतलब कुछ भी नहीं, ये भी आप समझिएगा। ये रिमूवल का मतलब होता है, नल का मतलब रिमूवल हो गया, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि फिर से मैं ये कॉलम ऐड करूं यहीं पे, ठीक है? अभी तो मैंने आपको सबसे इंड में ऐड करना सिखाया था, ये वाला, है ना? जो मैंने ये वाला सिखाया था कि आपका एक डी मैट्रिक्स है, डी मेरा आवाज कट रही है। आज का प्रॉब्लम ये है कि ये मैट्रिक्स आप नोट डाउन कर लीजिए, ई मैट्रिक्स, है ना? ई मैट्रिक्स में आपको जो मैंने भी रिमूव किया था ना जादू करके, ये 803 वाला कॉलम, कॉलम 3, ये आपको ऐड कर देना उसमें, और इसी जगह पे ऐड करना है, इंड में नहीं। हो जाएगा? हेलो, ओके सर। जहां पे 803 था ना, उसको दोबारा से वहीं पे लेके आना है, कुछ ऐसा ही कमांड दे करके, जैसे मैंने कमांड किया है। क्लियर?
और एटलीस्ट आपको मैट्रिक्स के ऑपरेशन करके आने हैं। मैट्रिक्स रिलेटेड कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे मैं बता दे रहा हूँ ई वाई जी आइगन वैल्यूज के लिए होता है, नहीं ई वाई ई होता है आइगन वैल्यूज के लिए, और इम्पटी होता है, नल होता है, रैंडम होता है, RNDN रैंडम मैट्रिक्स का कमांड होता है। जैसे अगर मुझे चाहिए कि गार्बेज वैल्यू चाहिए कुछ बस टेस्ट करने के लिए 10x3 की, तो मैं रैंडम टेस्ट 10x3 करके इंटर कर सकता हूँ। सॉरी RANDN होता है रैंडम, ये रैंडम मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा सिर्फ आपके एक्सरसाइज के लिए। आप कुछ गार्बेज वैल्यू चाहते हैं जिसपे आप कुछ डेटा एक्सरसाइज कर पाए, मैनुअली इनपुट नहीं करना चाहते, जैसे मैं थोड़ा सा कामचोर टाइप का हूँ, आलसी हूँ, तो जब मुझे कोई डेटा टेस्ट करना होता है तो मैं ऐसे रैंडम मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपको इसी तरह से मैट्रिक्स से कुछ कमांड है ना, जैसे आपको आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, नल मैट्रिक्स या आपका सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स होती हैं। इस तरह से आपको कौन कौन से मैट्रिक्स रिलेटेड कीवर्ड मैटलैब में डिफाइन है ये आपको अपने से सर्च करके ले आना है। कर लेंगे सब लोग थोड़ा सा होमवर्क? हेलो, ये हो जाएगा ना? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा ना, अपने से एक एक्सेल फाइल क्रिएट कीजिएगा इस तरह से, करंट फोल्डर में उसको पुट करके उसकी वैल्यू को कॉल कीजिएगा, उसमें रो बाय कॉलम कैसे बाइफरकेट मैंने किया था वो कीजिएगा, मैट्रिक्स का कॉन्कैटिनेशन कीजिएगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब करके मैट्रिक्स से जितने ऑपरेशन है आपको करके हमको कल दिखाइएगा। मैं किसी से भी रैंडम पूछ सकता हूं, अगर जैसे आप देखने का तो दिखाएंगे नहीं, लेकिन मैं अगर किसी को बोल दिया कि एक्सेस दे करके आप स्क्रीन शेयर कीजिए, अगर जिनके जिनके पास मैटलैब है वो इंस्टॉल कर लीजिए। अभी तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे थोड़ा एक दो सेशन और बीत जाएगा तो उसके बाद मैं सबसे स्क्रीन शेयर करवा के जो भी टास्क दूंगा उसको अपने मैटलैब पे करके दिखाना होगा। अभी तो सिर्फ मैट्रिक्स कर रहा हूँ, आगे सिमुलेशन पे चलेंगे, फिर ऑप्टिमाइजेशन वगैरह होगा, कर्व फिटिंग होगा, तो वो सब मैं चाहता हूँ ना कि आप मतलब जो मैं बता रहा हूँ आप उसको रियल टाइम में टाइप करते चले, उसको प्रैक्टिस करते चले।